जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों। तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं, उसका व्याख्या के साथ लेकर के आए हैं, ठीक ना। तो चलिए आप लोग भी बताने का कोशिश कीजिएगा और कितने सही बनाए कितने नहीं, ठीक ना। तो आज का कुछ ये वीडियो कुछ हट करके रहेगा। देखिए पहले का क्वेश्चन आपके समक्ष है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? क्या शौकत अली जाने जाते हैं? क्या अब्दुल कलाम आजाद जाने जाते हैं? क्या अब्दुल गफ्फार खां जाने जाते हैं? क्या एम.एन. जिन्ना जाने जाते हैं? कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी। सीमांत का गांधी का मतलब होता है छोटा गांधी, ठीक ना। तो आप लोग का आंसर तो आ गया होगा ऑप्शन नंबर 3, इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इट इज करेक्ट आंसर, यानी सी रहता तो सी। ओके चलिए, तो सीमांत गांधी हो गए इसका आंसर। आइए जरा इनके बारे में हम लोग कुछ जान लें, ठीक ना। देखिए खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता था, ठीक ना। उन्हें बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता था, बच्चा खान, ठीक ना। एक नया आ गया, वह एक पश्तून स्वतंत्र कार्यकर्ता थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश राज के शासन को खत्म करने के लिए अभियान चलाया था, ठीक ना। इनका एक लक्ष्य था कि ब्रिटिश शासन को किस तरह से क्या करना है, खत्म करना है। खान अब्दुल गफ्फार खां के बारे में कुछ और तथ्य जानिए। खान अब्दुल गफ्फार खां का जन्म जो हुआ था 6 फरवरी 1890 ईस्वी को हुआ था। वह ब्रिटिश भारत की पेशावर घाटी में उत्तमनाजाई नामक स्थान पर एक पश्तून परिवार से थे। कैसे परिवार से थे? पश्तून परिवार से। वर्ष 1910 में जब वे 20 वर्ष के थे तब उन्होंने अपने गृह नगर में एक मस्जिद स्कूल खोला था। बाद में स्कूल खोलने के 5 वर्ष बाद अंग्रेजों ने यह सोचकर स्कूल बंद कर दिया कि उस स्कूल में ब्रिटिश विरोधी गतिविधियां चल रही थी, ठीक ना। अंग्रेजों को ऐसा लगा कि ब्रिटिश विरोधी गतिविधि इसमें चला रहा है सब, ठीक ना, जिसके कारण क्या किया कि इसको बंद कर दिया। ओके, खान अब्दुल गफ्फार खां ने भारत के विभाजन का कड़ा विरोध किए थे। तो सबको ही तो विरोध कर ही रहा था, लेकिन बाद में तो मानना पड़ा। वह 1929 में खुदाई खिदमतगार यानी ईश्वर के सेवक आंदोलन के स्थापना किए थे। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने किए थे? खान अब्दुल गफ्फार खां कब किए थे? 1929 ईस्वी में। आंदोलन की असाधारण सफलता के परिणाम स्वरूप उनकी टीम और उनके समर्थकों को ब्रिटिश राज द्वारा हिंसक कार्रवाई और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कुछ सबसे बुरे दमन सामान्य करना पड़ा इनको, ठीक ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और बताइएगा क्या। अभी कुछ पॉइंट और है, जान लीजिए। अब्दुल गफ्फार खां को निम्नलिखित कारणों से सीमांत गांधी कहा गया। आखिर इनको छोटा गांधी कहा गया तो किस कारण से कहा गया? तो जानते हैं, शांतिवाद के पालन और महात्मा गांधी के साथ इनका घनिष्ठ संबंध के कारण इनको सीमांत गांधी उपनाम दिया गया, ठीक ना। महात्मा गांधी के संपर्क में रहते थे इसलिए सीमांत गांधी दिया गया। आजाद दास्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान? सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है कि आजाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आजाद दास्ता जो संगठन था यह बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, चंपारण, कौन था बताइए। चलिए फिलहाल इसका ऑप्शन हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी 3 इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए इसका व्याख्या देख ले रहे हैं। चलिए सही उत्तर इसका भारत छोड़ो आंदोलन हो गया 3। ब्रिटिश शासन के अत्याचार से लड़ने के लिए, ब्रिटिश शासक के अत्याचार से लड़ने के लिए जयप्रकाश नारायण जेपी बाबू ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में एक आजाद दास्ता यानी स्वतंत्रता ब्रिगेड का आयोजन किए थे, ठीक ना। जयप्रकाश नारायण एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, सिद्धांतवादी और समाजवादी थे। उन्हें जेपी या लोक नायक के नाम से भी जाना जाता था, जेपी या लोक नायक, लोगों का नायक। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में भी जाना जाता है और उन्हें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ 1970 के दशक के मध्य विपक्ष के नेतृत्व करने जिसके लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, उसके लिए इनको याद किया जाता है जेपी बाबू को, ठीक प्रचार था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जरा जान ले, क्योंकि इसमें ऑप्शन में है। यह आंदोलन जो था 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा। इसे दूसरा प्रमुख गांधीवादी जन आंदोलन के माना जाता है। इसको कौन? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे लोकप्रिय रूप से नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को मतलब कि फेमस नाम क्या है? नमक सत्याग्रह, ठीक ना, जिसने 1920 के दशक के शुरुआत में शुरू किया था। यहाँ पे गलत दिया है 1930 के दशक में शुरुआत में शुरू किए गए। असहयोग आंदोलन की
सविनय सॉरी ठीक है, अरे भैया गलती कैसे है। 1920 में असहयोग आंदोलन 20 से 22 तक चला, ठीक ना। असहयोग आंदोलन की तुलना में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष की सामाजिक पहुंच को व्यापक बनाने में एक विशिष्ट प्रगति की। असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक नई जागृति का प्रतीक माना जाता है। यह पहला राष्ट्रवादी जन आंदोलन था। कौन? असहयोग आंदोलन, जो अहिंसक तरीके से, हिंसक तरीके से नहीं, मार काट तरीका से नहीं, अहिंसक, बिना मार काट किए, बिना गोली बारूद किए, अहिंसक तरीके से भारत में ब्रिटिश शासन का क्या करना था, विरोध करने के लिए शुरू किया गया था। चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 ईस्वी को 19 अप्रैल 1917 को शुरू किया गया था। यह गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जो कि बिहार के धरती से शुरू किया गया था, चंपारण आंदोलन। और बिहार में नील की फसल के उत्पादन के खिलाफ एक किसान का विद्रोह था। ओके, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है कि फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? क्या वो एमपी में है, क्या बिहार में है, क्या उत्तर प्रदेश की राजस्थान, किस में है? चलिए, तो आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश में है। यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ओके, आइए अब इसके बारे में तरह हम लोग जान ले रहे हैं। ये चौरी चौरा जो हत्याकांड था क्या था, ठीक ना। ये जो चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 ईस्वी को, कब? 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत यानी आधुनिक उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत मतलब आज का उत्तर प्रदेश है, ठीक ना, के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई थी। चौरी चौरा में, गोरखपुर जिला में चौरी चौरा जो जगह था वहां पे हुआ, जब असहयोग आंदोलन में शामिल बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी खुली गोलीबारी कर रही पुलिस से भिड़ गए थे, ठीक ना। प्रदर्शनकारियों ने बदला लेने के लिए एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया और आग लगा दी, जिसमें उसके अंदर के सभी कर्मियों की मृत्यु हो गई, ठीक ना। इस घटना में 3 लोगों और 22 पुलिसकर्मियों या कहीं 21 भी देखा तक घबराइएगा मत, ठीक ना, एगो में अफसरों शामिल था, ठीक ना, मृत्यु हो गई। 12 फरवरी 1922 को इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महात्मा गांधी ने विशुद्ध रूप से हिंसा के खिलाफ होने के कारण राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिए, ठप कर दिए, अर्थात वापस ले लिए, ठीक ना। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को गांधी जी क्या किए? वापस ले लिए, तो चौरी चौरा हत्याकांड के चलते, ठीक है, चौरी चौरा हत्याकांड के चलते इसको क्या किए? वापस ले लिए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय 1920 के दशक की शुरुआत में एक राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन में सक्रिय हो गए। सत्याग्रह के रूप में ज्ञात सभी ने अवज्ञा के अहिंसक साधनों का उपयोग करते हुए स्वराज या मुक्ति के अंतिम उद्देश्य के साथ दमनकारी सरकारी विधायी पहल जैसे रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा विरोध शुरू किया गया था, ठीक ना। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह कौन जगह पर अधिवेशन हुआ था जिसमें यह पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव रखा था? क्या 1924 वाला में, 1924 ईस्वी में बेलगांव, 1929 ईस्वी में लाहौर, 1931 में कराची, 1920 ईस्वी में नागपुर? बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, किस में ये पूर्ण स्वराज के मांग को पारित किया गया था? बताइए किस में होगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाए हम, बोलिए। तो किसके साथ चल जाए हम? लाहौर वाला में चल जाए। 1929 ईस्वी में लाहौर वाला में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। अब इसके बारे में हम पूर्ण रूप से जानेंगे, ठीक ना, कि कौन अध्यक्षता कर रहे थे, कौन क्या थे, ठीक है। 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। यह अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि इस लाहौर अधिवेशन में प्रमुख पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया था, ठीक ना। इसमें रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारतीय तिरंगा झंडा फहराया गया था। दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया, ठीक ना। तो इतने सारे क्वेश्चन बन रहा था। 1929 वाला में अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ये कहाँ हो रहा था? लाहौर में हो रहा था, ठीक ना। और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया, ठीक ना, या पूर्ण स्वतंत्रता का, ये ठीक ना। ये जो लाहौर अधिवेशन था 1929 का, इसका महत्व क्या है? तो लाहौर अधिवेशन, इसका महत्व ये है
कि गोल में सम्मेलन का बहिष्कार किया जाना था। इसमें ये जो लाहौर में अधिवेशन हो रहा था, इसमें लोग यही मतलब ठान करके गए थे कि इसमें हमको गोल में सम्मेलन जो राउंड टेबल वाला जो सम्मेलन होगा उसका क्या करना है, हमको विरोध करना है, ठीक ना। क्योंकि 1930, 31 और 32 3 बार हुआ गोल में सम्मेलन, ठीक ना। तो गोल में सम्मेलन का बहिष्कार किया जाना था। पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। कांग्रेस कार्य समिति को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ सविनय अवज्ञा का एक कार्यक्रम शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया था, क्योंकि इसका लक्ष्य करों का भुगतान न करना शामिल था और विधायिकाओं के सभी सदस्यों को अपनी सीटों से इस्तीफा देने को कहा गया था, ठीक ना। 26 जनवरी 1930 को पहल स्वतंत्रता दिवस के रूप में तय किया गया था। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में तय किया गया था, ठीक ना। स्वतंत्रता दिवस के रूप में तय किया गया, जिसे हर जगह मनाया गया, इसका हर जगह मनाया भी गया। 2 राष्ट्र सिद्धांत को मुस्लिम लीग ने अपने 1940 के लाहौर अधिवेशन में प्रतिपादित किया था। 1940 वाला में, ठीक ना, मुस्लिम लीग क्या किया था लाहौर अधिवेशन में, 1940 वाला में 2 राष्ट्र सिद्धांत मतलब कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान वाला बात कहा था, ठीक ना, मांग किया था। ओके, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता, गांधी जी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ किस वर्ष हुआ था? 30 में, 31 में, 32 में, 29 में, कब हुआ था बताइए। आपको पता है 30 वाला में तो गांधी जी भाग नहीं लिए थे, प्रथम गोल में सम्मेलन भाग नहीं लिए थे। दूसरे गोल में सम्मेलन भाग लिए थे, तो दूसरा गोल में सम्मेलन कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। इसमें गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ। आइए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। ओके, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी और इरविन के बीच में क्या हुआ? समझौता हुआ। 5 मार्च 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय, उस समय जो भारत के तत्कालीन वायसराय जो था लॉर्ड इरविन था, उसके बीच गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था, ठीक ना। लॉर्ड इरविन जो ओघड़ी भारत के तत्कालीन वायसराय था, ठीक ना, तो इनके बीच और गांधी जी के बीच में क्या हुआ? समझौता हुआ। तो इसका नाम पड़ गया गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी के। देखते गांधी इरविन समझौते की विशेषता क्या था? कांग्रेस द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लेगी। इसमें यही रखा गया था कांग्रेस जो होगा द्वितीय गोल में सम्मेलन में क्या करेगा? भाग लेगा। कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर देगी, ठीक। सरकार कांग्रेस पर अंकुश लगाने के लिए जारी किए गए सभी अध्यादेशों को वापस ले लेगी। सरकार हिंसक अपराधों के अलावा अन्य अपराधों से संबंधित सभी मुकदमों को वापस ले लेगी। सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन में उनकी गतिविधियों के लिए कारावास की सजा काट रहे सभी व्यक्तियों को क्या करना पड़ेगा? रिहा करना पड़ेगा। लेकिन इरविन में एक भी सुना उना नहीं। जो समझौता हुआ उसमें गांधी जी असंतुष्ट होकर चले आए, कोई बात माना होना नहीं। अगला है 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। 1916 ईस्वी में प्रसिद्ध जो लखनऊ समझौता हुआ था, लखनऊ में जो समझौता हुआ उसमें किस समझौते पर डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? क्या महात्मा गांधी और आगा खां, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना? महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक और आगा खां। ओके, बताइए कि कौन सा इसका आंसर होगा। चलिए तो किसके साथ चले जाए? देखिए 1916 वाला जो प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हुआ था वो आपका हुआ था, जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में यह समझौता हुआ था, ठीक ना। आइए यह समझौता क्या हुआ था? लखनऊ समझौता जो हुआ था दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? लखनऊ समझौता दिल्ली 1916 ईस्वी में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में हुआ था, ठीक ना। दोनों दलों के एक संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दोनों दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके बाद उसका जो पार्टी था मोहम्मद अली जिन्ना वाला, कौन पार्टी था? कौन पार्टी था? मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था, ठीक ना। 1916 के लखनऊ समझौते पर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में हस्ताक्षर हुआ था। इस समझौते के परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग के नेता भारतीय स्वतंत्रता की मांग करते हुए कांग्रेस के आंदोलन में शामिल होने के लिए सहमत हो गया, तैयार हो गया कि हम मिल करके लड़ेंगे, ठीक है। लखनऊ समझौता को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आशा के किरण के रूप में देखा गया। हिंदू मुस्लिम एकता मतलब मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वगैरह क्या होगा? 1916 में मिल गया। दोनों पक्षों द्वारा अंग्रेजों को प्रस्तुत की जाने वाले कुछ समान मांगों को इस प्रकार रखा। परिषदों पर निर्वाचित सीटों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, जितना पर सीट पर होता है बढ़ाई जाना चाहिए। प्रांतों में अल्पसंख्यकों की रक्षा की जानी चाहिए। सभी प्रांतों को स्वायत्तता दी जानी चाहिए। न्यायपालिका के कार्य, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका को क्या कर देनी चाहिए? अलग कर देनी चाहिए, अलग करना, ठीक ना। ये सब बात इस पर रखा गया। आगे देखिए आपके समक्ष क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, जादू गोपाल मुखोपाध्याय, हेमचंद्र घोष। कौन थे?
तो आपका तो आंसर झट देना आ गया होगा, सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस। आइए फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में जानते हैं, ये क्या था। ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक था, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक AIFB, एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी था जिसकी स्थापना 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने पश्चिम बंगाल में किए थे। 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस कहाँ किए थे? पश्चिम बंगाल में किए थे, ठीक ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया था, ठीक ना। इस पार्टी के गठन पर नेताजी ने कहा कि जो सभी फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल हो रहे थे उन्हें कभी भी ब्रितानी खेमे से मुंह नहीं मोड़ना था और अपनी अंगुलियों को काटकर अपने खून से हस्ताक्षर करके फॉर्म में शपथ पत्र भरना होगा। 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक के अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में ऑल पावर टू द इंडियन पीपल शीर्षक से एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संघर्ष के लिए आतंकवादी कार्रवाई का आग्रह किया गया था, ठीक ना। और जानेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जरा और जान ले हम लोग। देखिए सुभाष चंद्र बोस जो थे, सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 ईस्वी, 23 जनवरी 1897 ईस्वी को ओडिशा के कटक में हुआ था। कितने बार ये सब रिपीट हो चुका है, अगर वीडियो लगातार देख रहे होंगे तो। क्या होते हैं, जितना ही घिसोगे उतना ही चमकोगे, जितना ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट होगा उतना ही ये हमारे माइंड पर सेट होते जाएगा। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सक्रिय नेता थे। कांग्रेस से अलग होने के बाद उन्होंने 1942 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ने के लिए सिंगापुर में आजाद हिंद फौज बनाई थी, आजाद हिंद फौज, ठीक ना। लेकिन आजाद हिंद फौज इनका नहीं था, आजाद हिंद सरकार इनका था, ठीक ना। आजाद हिंद फौज जो था रास बिहारी बोस का था, ठीक ना। वर्ष 1923 में सुभाष चंद्र बोस को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष और बंगाल राज्य कांग्रेस का सचिव भी चुना गया था, ठीक ना। 1923 वाला में सुभाष चंद्र बोस को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष और बंगाल राज्य का कांग्रेस का सचिव चुना गया था। उन्हें चित्तरंजन दास यानी देश बंधु द्वारा स्थापित समाचार पत्र फॉरवर्ड के संपादन के रूप में भी काम किए थे, ठीक ना। फॉरवर्ड ब्लॉक जो था, जानते हैं इसका चिन्ह क्या था? इनका चिन्ह था बाघ और हंसुआ हथौड़ी, बाघ के ऊपर हंसुआ हथौड़ी था, ठीक है ना। यह भी याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज के भारतीय सैनिकों द्वारा, ठीक ना, आजाद हिंद फौज के भारतीय को क्या किया गया था कि आजाद हिंद फौज के जो सिपाही सब था, सैनिक, वो इनको क्या कहा था? नेताजी की उपाधि दिया था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन अगला आपके समक्ष है, किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई? बताइए। खिलाफत, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। बताइए। तो ऑप्शन 3 के साथ जाइएगा क्या? 3 के साथ जाइएगा क्या? दांडी यात्रा जो नमक से है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आइए देखते हैं इसके बारे में जरा सा। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये जो था नमक यात्रा या दांडी यात्रा का, नमक यात्रा या दांडी यात्रा या सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक ना। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचा था। 12 मार्च से शुरू किया था, 6 अप्रैल, 24 दिन का यात्रा हुआ था। उन्होंने 24 दिनों में 200 चाहिए। देखिए इस पर आप बहस मत कीजिएगा हमसे, ठीक ना। ये अलग अलग आंकड़ा अलग अलग मिलता है, ठीक ना, हर जगह अलग अलग है कि दूरी तय की थी। आप 24 दिन वाला याद रखिएगा। गांधी जी ने समुद्री जल से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किए थे। इसे नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के दौरान लॉर्ड इरविन वायसराय थे। उस समय लॉर्ड इरविन वायसराय था, ठीक ना। सरोजिनी नायडू उन नेताओं में शामिल थी जो दांडी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे। उन लोगों के साथ सरोजिनी नायडू भी थी। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने डैश में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किया। 1904 बॉम्बे वाला में, 1906 कलकत्ता, 1906 सूरत, 1916 लखनऊ। बताइए कि कौन सा जगह था जहां पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उसमें दादा भाई नौरोजी स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। तो क्या ऑप्शन नंबर 2 के साथ चल जाए? 1906 कलकत्ता चले जाए? ऑप्शन नंबर 2 इट इज राइट आंसर हो जाएगा, 1906 कलकत्ता वाला अधिवेशन में। आइए जानते हैं इसके डिटेल में। 1906 स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था
उसी में ये किए कहे थे, ठीक ना। उसके बाद स्वराज का अर्थ क्या होता है, स्व प्रशासन या स्व शासन, मतलब स्व मतलब खुद से शासन करेंगे हम, ठीक है ना। स्व मतलब खुद से शासन करेंगे। स्वराज द्वारा राज्य विहीन समाज का आह्वान किया जाता है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग होम रूल के साथ भी किया गया था। होम रूल जब आंदोलन चल रहा था उस समय भी स्वराज का शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक ना। लेकिन अधिवेशन की बात कहेगा तो दादा भाई नौरोजी अला कलकत्ता में, ठीक ना। 6 दादा भाई नौरोजी ने यह कहा था कि उन्होंने दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश से स्वराज शब्द ग्रहण किया था। वहाँ उसमें कहे भी थे कि हम जो ये जो शब्द ग्रहण किए हैं दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश से, जो सत्यार्थ में जो प्रकाशित किए थे उसी से हम क्या किए हैं, ये शब्द को ग्रहण किए हैं, ठीक ना। आगे कुछ और पॉइंट के बारे में जानते हैं हम लोग। अधिवेशन से संबंधित कितना वीडियो हम बना चुके हैं और आप देखे भी होंगे, लेकिन चलिए फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, जितना घिसेंगे उतना ही चमकेंगे। 1885 वाला जो अधिवेशन WC बनर्जी कर रहे थे बॉम्बे में, ठीक है ना। 1904 में अध्यक्ष कौन थे, हेनरी कैप्टन थे बॉम्बे में। 1906 वाला में दादा भाई नौरोजी जो कलकत्ता में हुआ था। 7 में रास बिहारी बोस सूरत में। 9 वाला में मदन मोहन मालवीय जो इंपॉर्टेंट है उसको रखा गया है लाहौर में। 11 में विशन नारायण चौधरी कलकत्ता में। छोड़िए ये बात आप जानते हैं इसको, ठीक ना, इंपॉर्टेंट बात नहीं है। धीरज भी परेशान रह रहा है नहीं। क्वेश्चन अगला है आपके समक्ष देख रहे होंगे कि भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति AICC की बैठक डैश सत्र में आयोजित की गई थी। फैजपुरी कलकत्ता बॉम्बे त्रिपुरा हो गया चाहिए, ठीक है ना। बताइए कहाँ। चलिए तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे में। कहाँ हुआ था, बॉम्बे में। भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, ठीक ना। आइए जानते हैं इसके बारे में। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति AICC की भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए बैठक बॉम्बे सत्र में आयोजित की गई थी। यह 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा पारित किया गया था। 8 अगस्त 1942 का सन याद है आपको, भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का भाषण दिया था, ठीक ना। कहाँ, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का क्या किए थे, भाषण दिए थे। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की केंद्रीय निर्णायक सभा थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 1942 में भारत से ब्रिटिश शासन को वापस लेने की मांग करते हुए एक बड़े पैमाने पर विरोधी प्रदर्शन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का तत्कालीन कारण क्रिप्स मिशन की विफलता थी। क्रिप्स मिशन का क्या था, विफलता। भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो कौन, JL नेहरू शुरू किए थे। अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका के रूप में जाना जाता है। अरुणा आसफ अली को हीरोइन मतलब की नायिका के रूप में। करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा प्रसिद्ध नारा है जो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, डू एंड डाई, करो या मरो। ओके, आइए अगला क्वेश्चन है। इसमें पिछले वीडियो में जो भी वीडियो था मेरा उसमें ये गलती हो गया था, महात्मा गांधी लग गया था। तो ये गलती अब ना होगा हमसे और ना आपसे होगा इससे, ठीक ना। सब सर्वेंट्स ऑफ, क्योंकि इसका बहुत बार हम लोग रिपीट कर चुके हैं, ठीक ना। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किन्हें दिया जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, CR दास, राजा राम मोहन राय। बताइए तो कौन थे, वो थे आपका गांधी जी के गुरुजी गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी नहीं, गांधी जी के गुरुजी गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक ना, जो कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की क्या किए थे, स्थापना किए थे। आइए देखते हैं कुछ संगठन के नाम जान लीजिए। ये हम ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं और आप अच्छे से देख लिए होंगे, बस जेहन में उतारने की जरूरत है। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी पुणे में हुआ था स्थान और गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी में, ठीक ना। ब्राह्मण समाज कोलकाता में राजा राम मोहन 1828 में, सॉरी, ठीक ना। सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी लाहौर में लाला लाजपत राय 1921 ईस्वी में, ठीक ना। स्वराज पार्टी के चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू किए थे 1923 ईस्वी में। ओके, आगे जानेंगे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी पूना में बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1884 ईस्वी में, ठीक ना, 1884 में। आइए देखते हैं, यही है गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। इन्हीं से बापू जो थे महात्मा गांधी विचार विमर्श तर्क वितर्क करते थे राजनीति से संबंधित बात। गोपाल कृष्ण गोखले इंडियन सर्विस सोसाइटी ऑफ, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के जो संस्था के स्थापना करने वाले थे यही थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक ना। इनके गुरु का नाम था MG रनाडे, ठीक ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आपके समक्ष दिखाई दे रहा होगा। लंदन इंडियन सोसाइटी ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय। बताइए कौन थे जो लंदन इंडियन सोसाइटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना किए थे? तो चलिए फिलहाल किसके साथ चल जाए, हम फर्स्ट के साथ चल जा रहे हैं। दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ओके, देखिए ये दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने भारत के वयोवृद्ध ओल्ड मैन, ठीक ना, पुरुष के रूप में जाना जाता है। वह दादा भाई नौरोजी, तो दादा मतलब बूढ़े आदमी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वे 3 बार यानी 1886 कलकत्ता वाला में, 1893 लाहौर वाला में और 1906 फिर कलकत्ता वाला में अध्यक्षता किए थे, ठीक ना, कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। वह यूके हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए संसद के पहले भारतीय सदस्य थे। बात समझे? उन्होंने वर्ष 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी और 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे। 2 संस्था की स्थापना किए थे, ठीक ना। 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रह चुके थे। 1886 कलकत्ता में, 93 लाहौर और फिर 1906 वाला कलकत्ता में। ओके, जान लीजिए। लंदन इंडियन सोसाइटी लंदन में किए थे दादा भाई नौरोजी 1865 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में किए थे दादा भाई नौरोजी ही किया था 1867 और 2 साल बाद 67। ब्राह्मण समाज कलकत्ता में राजा राम मोहन 28 में रिपीट हो गया। लोक समाज के सेवक सोसाइटी लाहौर में लाला लाजपत राय किए थे 1921 में। स्वराज पार्टी के मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन 1923 में। वाह, कितने बार रिपीट हो गया भैया। एक कथन है, किनका कथन है कि यदि कोई शासकीय निर्देशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। किनका कथन है कि यदि कोई शासकीय निर्देशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन थे? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आइए जरा इनके बारे में जान लें हम लोग, ठीक ना। यदि कोई भी सरकारी निदेशक तत्वों की उपेक्षा करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस बात को कहे थे। उनके द्वारा अन्य उदाहरण मतलब कि अन्य कुछ बातें भी है। जीवन लंबा नहीं बल्कि महान होना चाहिए। जीवन लंबा नहीं बल्कि महान होना चाहिए। जितना दिन होना चाहिए महान होना चाहिए। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मन की साधना मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। मन की जो साधना होना चाहिए मानव अस्तित्व की अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। मैं एक समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति के स्तर को मापता हूं। मैं एक समुदाय की प्रगति को, अगर किसी समुदाय की प्रगति है तो महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति के स्तर से मापेंगे। अगर महिला का उत्थान हुआ है तो समझ लीजिए कि हम मान लेंगे कि उस समुदाय का उत्थान हुआ है, ठीक ना। एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से इस मायने में भिन्न होता है कि वह समाज का सेवक बनने के लिए तैयार होता है। एक महान जो व्यक्ति होता है प्रतिष्ठित व्यक्ति से इस मायने में भिन्न होता है, अलग होता है, जो वह समाज का सेवक बनने के लिए तैयार हो। धर्म और दास्ता असंगत है। समानता काल्पनिक हो सकती है लेकिन फिर भी इसे एक शासित सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और जान ले आगे इनके बारे में और कुछ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रांत यानी वर्तमान मध्य प्रदेश के महू, अब आधिकारिक तौर पर डॉक्टर अम्बेडकर नगर के नाम से उसको जाना जाएगा। मध्य प्रदेश जो महू था अब उसको अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाएगा, में हुआ था। डॉक्टर अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर पूरा नाम है, एक महान न्यायविद, ठीक ना, और शास्त्री और समाज सुधारक थे। वे दलित वर्ग के नेता थे और उन्हें दलित वर्गों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया। उन्होंने महिलाओं के समान अधिकारों के साथ साथ दलितों के उत्थान और समाज में उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़े। उन्होंने उन्हें जुलाई 1942 में अनुसूचित जाति संघ और इंडियन लेबर पार्टी की स्थापना भी किए थे। उन्होंने सिविल सेवा और सरकारी नौकरियों में दलितों के आरक्षण पर जोर दिए। उन्होंने निम्न पदों पर नियुक्ति किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन? बी आर अम्बेडकर थे। 1947 में अंतरिम सरकार में भारत के पहले कानून मंत्री थे, भारत के पहला कानून मंत्री। उन्होंने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 का विरोध किए थे। जो 370 के तहत जो उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था उसका पहले ही से वो विरोध किए थे। उन्होंने समान नागरिक संहिता का समर्थन किए थे कि सभी पर जो भी संहिता लागू हो, जो भी नियम कानून लागू हो, सभी नागरिक पर समान हो। 42 से 46 तक गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में भी ये काम किए थे। बात बुझाया? तो ये था स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार यानी आजाद हिंद का गठन कहां हुआ था? सिंगापुर, टोक्यो, बर्लिन, रोम, कहां किया गया था?
आज़ाद हिंद सरकार, अंतरिम सरकार, आज़ाद हिंद सरकार जो कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस किए थे। कहाँ किए थे? सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर ए इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ बारे में। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी बोस, जो सैनिकों के द्वारा ये नेताजी शब्द दिया गया था इनका, खुद को राज्य के प्रधानमंत्री और युद्ध पर मंत्री के रूप में आज़ाद हिंद यानी आज़ाद भारत की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा किए थे। आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार के गठन के साथ सशस्त्र संघर्ष के लिए भारतीय समुदायों को लामबंद किया था। मलाया, थाईलैंड और बर्मा के कई भारतीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक इनका प्रतिक्रिया भी दिए थे। कई भारतीयों ने INA फंड में उदारतापूर्वक धन और सोने का योगदान भी दिया था। सोना ज़्यादातर उन महिलाओं से जिन्होंने अपनी ज्वेलरी आसानी से दे दी, जबकि अमीर परिवार भारतीय परिवारों ने बोस की रैलियों और सभाओं में भाग लेने के बाद बड़ी रकम दान में दी। अन्य प्रकार के योगदान में कपड़े, खाद्य पदार्थ और अन्य आपूर्ति शामिल है जो INA उपयोग कर सकते हैं। अप्रैल 1944 तक भारतीय समुदाय से भारी दान का प्रबंध करने के लिए रंगून में आज़ाद हिंद बैंक की स्थापना भी की गया था। आज़ाद हिंद का आदर्श एकता, विश्वास और बलिदान था। आज़ाद हिंद का मतलब कि लक्ष्य क्या था? आदर्श एकता, विश्वास और बलिदान था। ठीक है ना। ये कुछ तस्वीर है आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों का। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये है हमारे आज़ाद हिंद फौज के यानी आज़ाद हिंद सरकार के स्थापना जो सुभाष चंद्र बोस हैं। महिला भी हैं इसमें शामिल और ये लोग भी शामिल है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इनका जो था आज़ाद हिंद सरकार के जो स्थापना किए थे। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का शासक कौन था? बेगम हजरत महल, मौलवी लियाकत अली, मौलवी अब्दुल्ला शाह, तात्या टोपे। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं बेगम हजरत महल थी। ठीक ना। 1857 के विद्रोह के लखनऊ। ठीक ना। 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल लखनऊ की शासिका थी। सर कॉलिन कैंपवेल ने लखनऊ के विद्रोह को दबा दिया था। कैंपवेल, लखनऊ वाला जो हजरत महल वाला था, जो इसको दबाने का काम कौन किया था? कैंपवेल। ठीक है ना। पूरा नाम है सर कॉलिन कॉलिन। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। वाजिद अली शाह की पत्नी कौन थी? बेगम हजरत महल। उन्होंने अपने 11 वर्षीय बेटे बिरजिस कदर की ओर से शासन किया था। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थी। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों द्वारा उन्हें दी जाने वाली पेंशन को अस्वीकार कर दी थी। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में ब्रिटिश इंडिया के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में हुई थी। ठीक ना। आगे कुछ और जान लीजिए पॉइंट। 1857 के विद्रोह से जुड़े महत्वपूर्ण नेता क्या बहुत पहले जान चुके हैं हम लोग। ठीक ना। बैरकपुर से कौन थे? मंगल पांडे थे। कानपुर से नाना साहब राव साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लियाकत अली थे। बरेली से खान बहादुर खान थे। मथुरा से सेवी सिंह कदम सिंह थे और जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह थे। ठीक ना। तो ये मात्र 15 क्वेश्चन था, लेकिन कहने का मतलब ये था कि उसके बीच में डिस्कशन था, व्याख्या था, जिसके कारण इतना टाइम आपका लग गया। ठीक ना। तो कहने का मतलब क्वेश्चन तो 15 था, लेकिन बहुत सारा जानकारी इसमें छुपा हुआ था। तो वीडियो कैसा लगा फिलहाल आप जरूर बताइएगा इसके कमेंट बॉक्स में। ठीक ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। ओके। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके।